हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। हरि ओम। शुभ संध्या। स्वास्थ्य के लिए योग इस विषय को लेकर योग विद्या गुरुकुल नासिक द्वारा आयोजित 14वें राष्ट्रीय योग सम्मेलन में आप सभी योग साधक योग प्रेमी भाइयों और बहनों का स्वागत है। मैं सभी महानुभाव जो मंच पर विराजित है उनसे निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलन करके आज के इस योग सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन करें। आदरणीय गुरु जी, आदरणीय भास्कर जी, पूर्णिमाता जी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। जैसे कि योगमय शाम है तो एक योग गीत के लिए मैं हमारी पुणे की योग शिक्षिका श्रीमती कल्याणी जोशी जी से निवेदन करता हूं कि वो योग गीत के लिए हम सबको आगमन करें। श्रीमती कल्याणी जोशी जी प्लीज। हरिओम। नवयुग के नवयुवक आपको संदेश हमारा योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। संदेश आपको योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। वसन केसरी दंड कमंडलु बाह्य आचरण योग नहीं, योग आचरण पूर्ण निरामय जीवन जीना योग सही। यम नियमों का पालन करके मन की बढ़ जाए निर्मलता, षट कर्मों की करो साधना, देह वस्त्र की करो स्वच्छता। नवयुग के नवयुवक आपको संदेश हमारा योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। संदेश आपको योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। सांस एव प्रश्वास जान लो, प्राणायाम श्वास नियंत्रण नियमन करके प्राण शक्ति का सदा प्रफुल्लित होवे जीवन। क्लेश शरीर को मत देना तुम, रखो दूर संन्यास समाधि। सुखदाई योगासन करके दूर करो तन मन की व्याधि। नवयुग के नवयुवक आपको संदेश हमारा योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। संदेश आपको योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। मंगलमय हो जीवन अपना, ध्यान धारणा से हो नियमित। ध्यान धारणा श्रेष्ठ खजाना, क्लेश विनाशक सिद्धिदायक। स्वयं सिद्धता शस्त्र सज्जता, तप्त हवा है अणुयुद्ध की। योग दर्शन जग को करा के दूर करा दो हिंसक वृत्ति। नवयुग के नवयुवक आपको संदेश हमारा योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। संदेश आपको योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। योग मार्ग ये सत्य धर्म है,
असत्य का तुम रास्ता छोड़ो, जागृत करके आत्म बल को विश्व शक्ति से रिश्ता जोड़ो। नवयुग के नव युवक आपको संदेश हमारा, योगी बनो योगी बनो योगी बनो, संदेश आपको योगी बनो योगी बनो योगी बनो योगी बनो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती कल्याणी जोशी जी, आपका। अपनी मधुर आवाज में आपने सबको योगी बनने का योग गीत सुनाया है, और योग से बेहतर कुछ नहीं है, योगी से बेहतर कुछ नहीं है। हमारे जीवन में हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है और हमने उसको एक्सपीरियंस भी किया है। आगे के व्याख्यान के लिए नन अदर देन हमारे गुरुजी की अर्धांगिनी श्रीमती पूर्णिमा ताई जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ महिलाओं के लिए योग, उसके लिए आ रही हैं। कुछ व्यक्ति परिचय के मोहताज नहीं होते, हमारी पूजनीय आदरणीय पूर्णिमा ताई भी उनमें से एक हैं, लेकिन फिर भी परंपरा है, परंपरा के अनुसार मैं हमारी बबीता वाघ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी आदरणीय पूर्णिमा ताई जी का परिचय करें। श्रीमती बबीता ताई, प्लीज। हरिओम। हरिओम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 14वें राष्ट्रीय योग सम्मेलन में आज का मौलिक मार्गदर्शन करने हेतु हमारे साथ हैं हमारी गुरु माता ऋषि धर्मशिला सौ पूर्णिमा ताई मंडलिक। आप जैसे महान व्यक्तिमत्व का परिचय करवाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं इस सम्मेलन के आयोजकों की आभारी हूँ। आपका एक्चुअली परिचय जो है इतना विशाल है कि अभी मैं थोड़ी सी उसके ऊपर सिर्फ दृष्टि डालूंगी, करवाने का प्रयास करूंगी। मैं ताई जी के परिचय को शुरुआत करती हूँ। आपने भूगोल विषय में एमए की पदवी प्राप्त की और तत्पश्चात पुणे विश्वविद्यालय में ही प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया है। आपके अंदर बाल्यकाल से ही समाज सेवा और राष्ट्र सेवा आपके अंदर विराजमान है और आपने बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय सेविका समिति का कार्यभार संभाला हुआ है। योग विद्या गुरुकुल की स्थापना में भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मंडली गुरुजी के साथ आपने भी अपना पूरा जीवन इस समाज, योग और योग विद्या गुरुकुल को अर्पित किया है। आपको योग शास्त्र, भारतीय संस्कृति का गूढ़ अभ्यास है और शास्त्रीय संगीत में भी आपकी विशेष रुचि रही है। रुचि के साथ साथ आप एक उत्तम गायिका भी हैं। अभी हम रोज ये सम्मेलन हम जो अटेंड कर रहे हैं उसमें हमें पता चल रहा है कि शुरुआत में जो स्लाइड्स के साथ साथ दुर्गा स्तोत्र और जो भी हम गीत सुन रहे हैं वो सब हमारी पूजनीय ताई जी की मधुर आवाजों में और मधुरता के साथ साथ आध्यात्मिकता भी उसमें हम महसूस कर रहे हैं। आपकी भारतीय त्योहार, 16 संस्कार, ओंकार ज्ञान यज्ञ, सुप्रजनन तंत्र, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। योग, भारतीय संस्कृति, गर्भ संस्कार, इन विषयों पर आपके बहुत सारे लेख भी प्रकाशित हुए हैं। लेख के साथ साथ इन्हीं विषयों पर आप व्याख्यान मालाओं के द्वारा समाज का प्रबोधन करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। अभी ताई जी के व्याख्यान से ही हमें समझ में आएगा और इसी प्रकार के व्याख्यान जो चैनल पे हम ये सम्मेलन देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, उसी पर भारतीय त्योहार और योग से संबंधित कुछ व्याख्यान, हर महीने 2 व्याख्यान होते हैं। ऐसे कुछ 4-5 व्याख्यान हमारे होके गए हैं और हर महीने ऐसे 2 व्याख्यान हम वो सुन सकते हैं। कुछ व्याख्यानों के नाम आप सुन सकते हैं जो मैं बताना चाहूंगी। दुर्गा व नवरात्र, विजयदशमी कोजागिरी व उपवास, दिवाली व ध्यान, तुलसी विवाह व नमस्कार पद्धति, मंत्रशास्त्र व योग। इस प्रकार के व्याख्यान आगे भी हमारे जो उपवास हैं, हमारे जो त्योहार हैं, वो क्यों हमारे इस महीने में ही आते हैं, उनका बहुत से अच्छा वैज्ञानिक रूप से और शास्त्रीय रूप से
उनका क्या संबंध है, उस बारे में ताई जी ये व्याख्यान हमें दे रहे हैं। वर्तमान में आप योग विद्या गुरुकुल के उपाध्यक्ष और परीक्षा विभाग के कुल सचिव के पद पर कार्यरत हैं। और आखिर में योग भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार ही आपके जीवन का मूल उद्देश्य है। ये छोटा सा परिचय करवाने का मैंने प्रयास किया है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी जो मेरे अनुभव की बात है कि मेरा और ताई जी का 10 वर्षों का संबंध है। मैं ताई जी के साथ 10 वर्षों से रह रही हूँ, तो इसमें मैंने थोड़ा सा अनुभव ऐसा किया है, जैसे हम गुरु माता, तो सच में हम बोलते हैं गुरु जी की अर्धांगिनी को गुरु माता, लेकिन उनमें सच में एक माता का रूप हमेशा हमें दिखाई देता है कि माता कैसे, कि हर माता कैसी होती है, माँ कैसी होती है कि उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, वो व्यस्त रहती है, लेकिन इतने काम होने के बावजूद भी उसका पूरा ध्यान उसके सभी बच्चों पर बना रहता है। तो इसी प्रकार हमारी गुरु माता का ध्यान भी इतने कामों में व्यस्त होने के बावजूद भी हम जितने भी कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे योग विद्या गुरुकुल में हैं, और सब पर उनका वात्सल्य भाव के साथ हमारे ऊपर उनकी दृष्टि बनी रहती है। तो हरिओम पूर्णिमा ताई, आपका स्वागत है इस व्याख्यान में, और मैं अभी मार्गदर्शन के लिए आपसे विनंती करूंगी कि आपका व्याख्यान शुरू करें। हरिओम। नमस्कार, हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। अपनी भारतीय संस्कृति की विशेषता के अनुसार अपने गुरु का प्रथम वंदन, जिसके कारण हम काम कर रहे हैं, तो ये वंदन अति आवश्यक है। गुरु ही सब कुछ है, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अभी आज मुझे विषय मिला है महिलाओं का स्वास्थ्य एवं योग। महिलाओं के स्वास्थ्य का अलग सा विचार करने की जरूरत क्यों पड़ी है? इस नाम का, इस विषय का इस प्रकार हमें अलग से सुनना, इसके पीछे क्या कारण है? तो मुझे जब ये विषय पर बोलो ऐसा बोला गया, तब मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। जितना मालूम है उतना बताऊंगी, सब कुछ मुझे मालूम नहीं, लेकिन जितना मेरे मन में है उतना मैं जरूर बताऊंगी। इसलिए मैंने हाँ बोला, क्योंकि रात दिन मेरे दिमाग में एक ही विचार रहता है कि हमारी मातृभूमि कितने सालों से पारतंत्र में बंधी हुई है, अभी भी स्वतंत्र हो रही है थोड़ी थोड़ी। हम सुन रहे हैं कि कितने सालों से हमारा देश पारतंत्र में पड़ा हुआ है। बाकी संसार के सभी लोग हमारे देश की ओर किस प्रकार देखते हैं, और ऐसी कठिन परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करने वाली बहुत सारी महिलाएं भारत में जन्मी हैं, उन्होंने अपना कार्य करके भी दिखाया है। तो इन सभी महिलाओं का विचार भी दिमाग में बार बार रहता है, रात दिन रहता है कि हमारा देश कैसे सुधर सके, हमारा देश कैसे सुधरेंगे, कौन इसके लिए कारण बनेगा। तो ये तुरंत सामने आती है वो जीजाबाई। शिवाजी को जन्म दिया, एक राजा, हिंदू लोगों का एक राजा निर्माण कर दिया। और जीजाबाई कौन थी, कैसी थी, और उस जीजाबाई का पूरा उसका सभी शरीर की रचना, मतलब शरीर कैसे तैयार होता है, उसके पीछे मन रहता है, उसके पीछे बुद्धि रहती है, और उसके पीछे प्रचंड आत्मशक्ति रहती है। जिसकी आत्मशक्ति जागृत है वो ही काम कर सकता है। आत्मशक्ति जागृत होने का मतलब क्या है?
वो ज्ञानेश्वर जी जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे, उनकी छोटी बहन मुक्ताबाई 18 बरस की थी। वो क्या बोली अपने बड़े निवृत्ति दादा को, सबसे बड़े भाई को क्या बोली कि अभी 18 बरस हो गए, अभी मैं समाधि लेना चाहती हूँ। क्यों? तो अभी मैं मेरे आत्मा को मुक्त करना चाहती हूँ। कितने साल इसको मेरे शरीर में बांध कर रखूंगी। देखो, मैं ये इसलिए बता रही हूँ, जीजाबाई के आत्मा के बारे में मैंने बोल दिया। मुक्ताबाई उसके दिमाग में अपनी आत्मा की सोच थी। भारत की जितनी महिलाएं हैं, कितने नाम है सारे, ये सहस्र नामावली तो जरूर होगी। ये इतनी सारी महिलाएं कैसे बनी हुई है, कितना कर्तृत्व है उनमें। इनकी आत्म शक्ति जागृत हो सकती है। जैसे सावित्री देखेंगे, शुरू से पार्वती देखेंगे। मैं इसलिए शुरू में बोल रही हूँ, महिलाओं का स्वास्थ्य ये विषय मेरे लिए एक छोटा सा भाग है। हमारे दिमाग में यदि जीवन का कुछ ध्येय बन गया, हमारे दिमाग में यदि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए जन्मी हूँ, मेरा व्यक्ति कहकर मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे घर के लिए मेरा काम क्या है, मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए मेरा कार्य क्या है, इस प्रकार यदि पूरे भारत की हर महिला का जीवन इस विचार से भर जाएगा, व्यक्ति, कुटुंब, समाज, राष्ट्र और परमेश्वर, इन 5 बातों में हमारा जीवन बंटना चाहिए। 24 घंटे दिन के बांट देने चाहिए। मैं थोड़ी देर खुद के लिए काम करूंगी, थोड़ी देर कुटुंब के लिए काम करूंगी, घर के लिए काम करूंगी, थोड़ी देर समाज के लिए करूंगी काम। इस प्रकार यदि हमारे सामने एक जीवन ध्येय है तो हमारी महिलाओं का स्वास्थ्य तुरंत ठीक हो सकता है। मेरा ऐसे रोने वाली लड़कियां, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। रोना नहीं है। रोने का मतलब क्या होता है? किस लिए रोते हैं? अरे तबीयत ठीक नहीं है इसलिए रोते हैं। आज भारत में ऐसी लड़कियां पैदा होनी चाहिए कि जो भारत का दिव्य भविष्य बना सके। तो उनके लिए पहले उनके स्वास्थ्य तो ठीक होना चाहिए। और ये पूरा विचार अभी जो मैंने बोल दिया, व्यक्ति, कुटुंब, समाज, राष्ट्र और परमेश्वर, इन 5 बातों का विचार हर महिला के दिमाग में जीवन ध्येय के दृष्टि से होना चाहिए। जैसे सावित्री का उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ। इन सभी स्त्रियों में से कुछ स्त्रियों के बारे में बोलने के सिवा मैं आगे नहीं जा सकती। पूरे भारत में सावित्री, सत्यवान सावित्री दोनों बहुत प्रसिद्ध है। ये सावित्री कौन थी? एक राजा की राजकन्या थी, बहुत होशियार थी, बहुत ज्ञानी थी। ऐसे ज्ञानी लड़की को उनके पिताजी ने, वो राजा ने उसको स्वातंत्र दे दिया। तेरा पति तू ढूंढ के लाना। ज्ञानी थी, राजा का अपने बेटी पर पूरा भरोसा था। और वो कितनी ज्ञानी थी, अपना वर ढूंढने निकली। सभी भारत की लड़कियों को, महिलाओं को ये विचार जरूर करना है कि उसके दिमाग में क्या था, सावित्री के दिमाग में क्या था। और सावित्री के आधार पर राष्ट्र सेविका समिति नामक जो बहुत बड़ी संगठन है, भारत में महिलाओं की सबसे बड़ी संगठन है ये। और ये हमारे ये जो भारतीय राष्ट्र सेविका समिति करके जो संगठन है महिलाओं की, उनके जो प्रमुख थे पहले हमारी वंदनीय मौसी जी, उन्होंने हम सबको एक वाक्य सिखा के रखा है कि स्त्री यही राष्ट्र की आधार शक्ति है। ये राष्ट्र की आधार शक्ति, उसका शरीर एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए, उसका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, उसकी बुद्धि विवेक के स्तर पर काम करना चाहिए, और उसकी आत्म शक्ति पूरे गगन को एकत्रित लाने वाली होनी चाहिए। इतनी बड़ी आत्म शक्ति, आत्मविश्वास प्रचंड होना चाहिए। हमें वंदनीय मौसी जी ने सिखाया है। स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति है। उसका आधार उन्होंने सावित्री लिया था। वो अपना वर ढूंढने निकल गई। देखो, मैं आजकल की लड़कियों के साथ बोल रही हूँ, सबको इसी विचार से हमारा मन प्रेरित करना चाहिए। वो अपना वर ढूंढने के लिए निकल गई। रथ में बैठी थी, वो राजकन्या थी, वन से जा रही थी। एक राजकुमार, बहुत अच्छा दिखने वाला राजकुमार, उसको मालूम नहीं था ये राजकुमार है कौन है।
उसने उसको देखा और मन में निश्चय कर दिया इसके साथ शादी करेंगे। बाद में सोच लिया कि ये कौन है, कैसा, कहाँ का है, बाद में उसकी जानकारी उसने प्राप्त कर ली। और ये क्या सोच होगी उसकी, इतनी बड़ी सोच होने के लिए ये सावित्री का मन किस प्रकार तैयार हुआ होगा। वो ज्ञानी थी, ज्ञान से पूरा विवेक बुद्धि के आधार पर निर्णय कर सकती थी। नारद जी आ गए, वो सावित्री को बोले, अरे तूने जो वर चुना है वो 1 बरस के अंदर जाने वाला है, चल बसेगा, उससे शादी मत कर। उसने अपना निर्णय नहीं बदला, क्योंकि वो आत्मविश्वास के साथ, देखो ज्ञानी होने के बाद आत्मा की शक्ति जागृत हो जाती है। ज्ञानी होने से आत्मा की शक्ति जागृत हो जाती है, और ये जागृत होने वाली जो शक्ति है उसका उपयोग कहाँ कर दिया इसने। जब सत्यवान को उसने 1 बरस के बाद अपने पति के लिए क्या नहीं सा, पूरे राजमहल में रहने वाली ये राजकन्या, देखो ये सावित्री हम महिलाओं के लिए अलग सी है, इसका आदर्श सब रखो, ये कैसे हो सकता है। तो देखो इतनी सभी, और एक पार्वती का भी उदाहरण मैं आपको देने वाली हूँ, शंकर जी की पार्वती। पिछले जन्म में पार्वती ने बहुत क्रोधित हो गई और यज्ञ कुंड में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अभी दूसरा जीवन, उसका दूसरा जन्म हो गया, तो उसको तपश्चर्या करनी पड़ी। मैं ये सभी बातें इसलिए आपको बता रही हूँ, 3 महत्वपूर्ण महिलाएं आपके सामने रख रही हूँ कि ये है योग के दिशा में हमें लेके जाने वाली ये महिलाएं हैं। पार्वती ने दूसरे जन्म में जन्म लेने के बाद तपस्या कर दी। पिछले जन्म में जो अपराध किया था, अपना यज्ञ कुंड में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर दिया था, उसके लिए उसको तपस्या करनी पड़ी। तो ये तीनों महिलाएं, जीजाबाई, सावित्री, पार्वती, ऐसी लाखों महिलाएं इस देश में कर्तृत्व से भरी हुई है। तो ये सभी योग के आदर्श उदाहरण है। अभी आप बोलेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य से इसका क्या संबंध है। अभी यहाँ पीछे फिर दूसरे मुद्दे पर मैं आती हूँ। मेरा अभी पहला मुद्दा यह है कि इस विषय की आवश्यकता क्यों आ पड़ी है। आजकल की महिलाओं का विचार हम करेंगे तो उनके सामने आदर्श कौन सा रहता है। उनके सामने आदर्श है ही नहीं, जीवन का ध्येय है ही नहीं, इसलिए वो रोते बैठते हैं। कुछ शरीर को हो गया तो है कहीं हो करते करते रोती बैठती है घर के अंदर। अरे कैसी लड़कियां है। तो जीवन ध्येय होना चाहिए, वो भी नहीं है आजकल की लड़कियों के सामने। तो इसकी और क्या जरूरत आ पड़ी है। देखो इस विषय के बारे में पहले और एक विचार था कि महिलाएं योग न करें। बहुत साल ये चलता था, महिला योग न करे। अंधश्रद्धा रूढ़ी के कारण हम आगे नहीं जा रहे थे। अंधविश्वास कहीं रखते थे तो आगे नहीं जा रहे थे। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, शंकर जी ने पहला योग किसको सिखाया। शंकर जी बहुत बड़े योगी, उन्होंने योग शास्त्र पहले अपने पत्नी को पार्वती को सिखा दिया। पार्वती को योग सिखाने के बाद वो पूरी तैयार हो गई। उसने 2 ऐसे पुत्रों को जन्म दे दिया जो विश्व पराक्रम कर रहे थे। ऐसे पुत्रों को उसने जन्म दे दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। स्त्री की सेहत, उसका मन, उसका विचार सभी ज्ञान से भरा है, योग से भरा है, तो इस प्रकार की सोच हो सकती है। गणपति और कार्तिकेय ने पूरे विश्व का कारोबार संभाल लिया, गणपति ने भारतवर्ष का संभाल लिया। इस प्रकार ये विश्व पराक्रम करने वाले सबसे श्रेष्ठ ऐसे पुत्रों को जन्म पार्वती ने दे दिया। अभी मैं क्या कर रही हूँ सोचिए। मैं अब तक क्या मैंने विषय बोला है कि इस विषय का विचार हमें करना है। आजकल की लड़कियों के सामने पहले मैंने ये विचार रखा है कि कैसी हमारी परंपरा कैसी है, कहाँ से आते हैं। और स्त्री का महत्वपूर्ण विषय है कि वो निर्मिति कार्य करने का अधिकार उसको परमात्मा ने, निसर्ग ने दे दिया है। वो निर्मिति कर सकती है, और स्त्री ने की हुई निर्मिति इतनी अच्छी होनी चाहिए जैसे जीजाबाई। एक राजा निर्माण कर सकती है स्त्री, उसका शास्त्र अभी नहीं बताने वाली। कहने का मतलब है स्त्री का जो स्वास्थ्य है वो कहाँ से संबंधित हो जाता है।
स्त्री को परमात्मा ने निर्मित शक्ति प्रदान करी है। और ये जो निर्माण हुआ बालक है, उससे निर्माण हुआ बालक है, उस पर स्त्री का 90% अधिकार रहता है। अपने बालकों को आरोग्य कौन प्रदान करता है? स्त्री का आरोग्य यदि उत्तम है तो ही अच्छे तंदुरुस्त बालक जन्मेंगे। स्त्री का उसकी सेहत अच्छी नहीं, उसका शरीर रोता है, उसका मन रोता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, ऐसे स्त्रियों के बच्चे क्या कर सकते, कैसे जन्म ले सकते? वो ऐसे ही रहेंगे, कुछ न करने वाले। ऐसी प्रजा निर्माण करने की शक्ति स्त्री में है कि जो पूरे राष्ट्र को संभाल लेगी। और ऐसी ही अभी मैं तो हर रोज भगवान की प्रार्थना करती हूँ, अपने गुरु की, अपनी कुल देवता की, अपने राष्ट्र देवता की, भारत माँ की हर रोज प्रार्थना करती हूँ कि इस देश में इस प्रकार के लोग जन्म ले लेंगे अभी कि ये भारत देश फिर से पारतंत्र में जाएगा ही नहीं। ऐसे स्वतंत्र का रक्षण करने वाले ही आत्मा इधर जन्म ले। बुरी आत्माएं यहाँ नहीं जन्म लेनी चाहिए। इसके लिए महिलाएं अच्छी होनी चाहिए, महिलाएं एकदम तंदुरुस्त और सोच ज्ञान सभी से भरी हुई होनी चाहिए। और ये सभी प्रकार किसके कारण मिलता है? ये सभी प्रकार की शक्ति स्त्री को कैसे मिल सकती है? योग से मिल सकती है। ये मेरा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि योग से अपनी शक्ति बढ़ सकती है। योग शास्त्र क्या करता है? शरीर को तंदुरुस्त रखता है, मन को तंदुरुस्त रखता है, बुद्धि को विवेक तक लेके जा सकता है और आत्म शक्ति से अपने पूरे आत्मा का ज्ञान उसमें अधिकता से अधिक जागृत करने की कोशिश योग शास्त्र के अभ्यास से होती है। तुम्हारी आत्मा क्या है, कहां से आई है, कहां जाने वाली है? अपने आत्मा को भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम। अपनी आत्मा का उद्धार आपको ही करना है। अपने आत्मा को अधोगति की ओर लेके नहीं जाना है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हमें बोला है, हमें सिखाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हम इस दिशा से कैसे जा सकते हैं? अभी तो अब तक तो मैं आवश्यकता ही बता रही हूँ कि स्त्री का स्वास्थ्य किस प्रकार होना चाहिए। सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, जीवन ध्येय है तो उसका मन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एकदम बदल जाएगा, मन का रूप ही बदल जाएगा। और ध्येय तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल की लड़कियों का सामने ध्येय है, वो कौन सा ध्येय है मालूम है? कि मैं ना कंप्यूटर सीखूंगी और कुछ कंप्यूटर के कारण नौकरी वगैरह करूंगी, पैसा कमाऊंगी, बस। आज हमारे भारत देश में इतनी समस्याएं खड़ी हो रही है। आजकल की लड़कियों का थोड़ा सा वर्णन करती हूँ मैं, बहुत दुख होता है मुझे ये वर्णन करते करते। उनको पिछले जमाने के जैसे आटा पीसना नहीं आता, ये व्यायाम अभी मिलता ही नहीं है। फिर गेहूं साफ करना, गेहूं में से उसमें पत्थर है, कुछ कचरा है, वो निकाल कर गेहूं साफ करना, वो भी काम नहीं, आंखों का काम नहीं है। कुंभ से या नदी से पानी लाने का तो सवाल ही नहीं उठता। चटनी पीसना वगैरह, धान कूटना कुछ है ही नहीं। ये पूरे पुराने जमाने के व्यायाम हो गए। फिर आजकल के जमाने के व्यायाम क्या है? झाड़ू पोछा लगाए नहीं, कपड़े धोना, अरे वो तो यंत्र आ गया घर में कपड़े धोने के लिए, तो कपड़े धोने का भी व्यायाम नहीं है। झाड़ू पोछा के लिए बाई लगा देते हैं, काम नहीं है। फिर नहीं तो वो मशीन लाते हैं कि ऐसा वैक्यूम क्लीनर लाएंगे तो अपना सब अच्छा हो जाता है। घर नीचे झुकना नहीं है, कपड़े धोने के नीचे झुकना नहीं है। टेबल कुर्सी पर बैठते हैं तो जमीन पर उठना बचना होता नहीं है। खेलना नहीं है, कूदना नहीं है। अभी जो खेल में अव्वल है उनके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। खेल में जो लोग अपना प्रावीण्य प्राप्त करते हैं, ऐसे खिलाड़ी महिलाओं के बारे में मैं नहीं बोली हूँ। लेकिन जो हमेशा सभी जगह काम करने वाली जो लड़कियां है, सामान्य लड़कियां, मतलब सामान्य का मतलब इसमें विशेष प्रावीण्य प्राप्त न किए हुए महिलाएं, खेलना नहीं है, कूदना नहीं है। पुराने जमाने में हमारी वंदनीय मौसी जी ने बोला था कि ये चटनी पीसने का व्यायाम करो, अपने सीने के मसल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं।
फिर ये छाछ मथना वगैरह ये काम करो, जरा मक्खन वगैरह निकालो, ये भी काम नहीं रहा है, सभी काम आसान हो गया। अरे कैसी सेहत रहेगी सबकी। मेरी जब शादी हो गई ना, तो मेरी सासू जी, बहुत सारी सासुएं थी मेरी सगी सासू के बहुत सारी बहनें थी, सभी हमारे घर आती थी। और मेरे मंगला गौर में हमारे यहाँ जो ऐसी पूजा वगैरह होती थी, उस समय महिलाएं कुछ खेल खेलती थी, तो हम तरुण लड़कियां उस समय जरा पीछे पीछे हो, लेकिन ये मेरी सभी सासुएं, 7-8 सासुएं थी मेरी, वो सभी इतना अच्छा खेल खेलती थी। ये सेहत आई कैसी? उनकी उम्र थी उस समय 65, 70, 75, ऐसी उम्र में ये सभी महिलाएं खेलती थी। हम उनके जैसा नहीं खेल सकते, लेकिन बाद में हमने हमारी शक्ति बढ़ाई, खेलना सब शुरू कर दिया, अभी हम सब खेल सकते हैं। ये सब खेल खेलना मालूम ही नहीं है। झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सभी के लिए बाई लगा देते हैं, तो कैसा होगा? आपका शरीर कैसा रहेगा? पूरे दिन कुर्सी पर बैठकर अपने कुछ तो भी काम करते रहते हैं। एक हमारे यहाँ एक लड़की आई थी, वो बोली कि, मैंने उसको बोला तू क्या करती है? वो बोली मुझे दिन भर बहुत काम रहता है, हमारे घर जो भाई लोग आते हैं ना काम करने के लिए, उनके पीछे पीछे मुझे घूमना पड़ता है। मैंने बोला तू क्या करती है? नहीं, वो ठीक काम, सही काम करती है, नहीं मैं उसकी ओर दान देती हूँ। तो उस समय तू भी कुछ काम करना। नहीं, उसको मैंने पैसे देकर काम में रखा है, मैं क्यों काम करूं? अभी इसकी इतनी शिकायत ही थी उस लड़की की, अरे क्या बताएं आपको। तो शारीरिक दुर्बलता हो गई, कुछ ध्येय नहीं है, मानसिक दुर्बलता है। थोड़ा सा ज्ञान है, आजकल के लड़कियों के पास कौन सा ज्ञान है? ये लैपटॉप, ये भ्रमण ध्वनि, मोबाइल, सबका ज्ञान है उनके पास। बाकी खाना कैसे बनाए? नहीं, वो तो हम नौकरी के लिए ऑफिस जब जाते हैं ना, कार्यालय जब जाते हैं हमारे नौकरी के जगह पे, तो जाते जाते टिफिन या पोली सब्जी चपाती लेके जाते हैं, आते वक्त लाते हैं घर में आकर खाते, काम ही नहीं है घर में। क्या कैसा होगा? ये सब चिंता की बातें हैं। तो इसलिए महिलाओं का, उनके स्वास्थ्य का विचार करना इस देश की पहली आवश्यकता हो गई है। और एक महिलाओं का, लड़कियों का दोष मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुले दिल से बोलती हूँ। अभी पूना, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में, नासिक में भी ये शुरू हो गया है। छोटी ये कॉलेज पढ़ना, महाविद्यालय में शिक्षा लेने वाली सभी लड़कियां व्यसन करने लगी है, दारू सिगरेट सब लेती है, और भी इससे भारी भारी व्यसन सबको लग गए हैं। और ये लड़कियां हमारी कुछ सुनती नहीं है। ये कैसा होगा? अभी इनके जो लड़के होंगे, इन्होंने यदि जन्म दे दिया, तो ये सभी प्रजा कैसी होगी? मुझे बहुत चिंता होती। इसलिए ये विषय मुझे मिल गया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मेरे मन के विचार, अभी मेरे विचार तो इतने अलग नहीं है, लेकिन सबको बार बार इन्हीं विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारा देश कहाँ जा रहा है? जो ज्ञान सीखने वाली लड़कियां हैं, वो कहाँ जा रही है? उनको, उनमें कौन जागृति करेगा? उनको कौन जागरूक करेगा? कैसे जागरूक करेगा? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसके लिए उत्तर एक ही है, योग सिखा दो सबको। योग सिखाने से क्या होगा? अरे ये जो जितनी बुराइयां मैंने बोल दी है, वो सभी निकल सकती है धीरे धीरे। अभी एक सीधी सी बात है, आजकल और एक समस्या है सभी घरों में कि नई नई शादी हुई ना, तो ये लड़कियों को कुछ तो भी ऐसा पढ़ाया जाता है कि दूसरों की कुछ सुनना नहीं है, घर के सास ससुर, अपने पति, इनकी कुछ इच्छाएं रहती है, इनका कुछ सुनना है, ये भी बात उनके पास नहीं रहती, तो सुनते नहीं है। सास ससुर है क्या, हम अलग रहेंगे, चलो अलग रहने लगते हैं, तो दोनों में उनके एक दूसरे के मन में मेल नहीं होता, झगड़ने लगते हैं। ऐसे एक पति पत्नी योग विद्याधाम में मंडली गुरुजी से उपचार करा लेने के लिए आ गए। उस समय सौभाग्य से मैं उधर बैठी थी बाजू में, इन दोनों के, उन्होंने एक अपने अर्जी दर्ज कर दी थी, अपना सब शिकायतें वगैरह लिख दी थी। दोनों अर्ज गुरुजी के सामने थे, दोनों कागज गुरुजी के सामने थे, एक पति का था एक पत्नी का था। गुरुजी ने एक कागज हाथ में ले लिया, तो वो दोनों सामने बैठे थे। गुरुजी बोले, हाँ
आप है क्या? नहीं नहीं, मेरा अर्ज नहीं लेना, पहले इनके बारे में बोलो। नहीं नहीं, पहले इनके, नहीं नहीं, पहले इनके। और पहला इनके करने में इतना समय उन्होंने, मतलब मुझे जरा आश्चर्य हो गया कि अरे ये कितना झगड़ा करते हैं। तो मैंने बोला आप घर में भी? हाँ, हमेशा, हम हर मिनट पे हमारा झगड़ा चलता है, बोले वो। बहुत आनंद से मुझे बोल रहे थे, हर मिनट पे हमारा ऐसा ही झगड़ा होता है, बोले। आखिर में 5-10 मिनट के बाद एक किसका अर्ज पहला लेना है निश्चित हो गया। गुरुजी ने दोनों को उत्तर दे दिया। फिर 1 महीने का वर्ग था। 1 महीने के बाद हमारे गुरुजी की ऐसी पद्धति है कि 3 सप्ताह होने के बाद उन्होंने फिर से इन दोनों को, हर जो वर्ग के विद्यार्थी रहते हैं उनको बुलाते हैं, तो ऐसे उनको ही फिर से बुला लिया 3 सप्ताह के बाद। और उनको पूछा कि अभी किसका अर्ज पहले ले ले। वो बोले नहीं, किसी का भी ले लो, कुछ हमें तक शिकायत नहीं है, किसी का भी ले लो। एकदम शांत हो गए। और दूसरे समय मैं भी उधर थी, इसलिए मुझे ये सब मालूम हो गया। और उन्होंने बाद में, गुरुजी ने एक अर्ज ले लिया और बोले कि आप कुछ झगड़ा नहीं कर रहे हैं हमारे साथ? तो वो बोले कि नहीं नहीं, अभी किसी का भी ले लो, हम बहुत शांत हो गए, अभी हम झगड़ा नहीं करते घर में। हाँ ठीक है, हो गया। दोनों का अर्ज देखकर गुरुजी ने कुछ मार्गदर्शन कर दिया। अभी निकलने लगे तो बोले कि गुरुजी जरा एक गड़बड़ हो गई है। क्या हो गई? नहीं, हम दोनों इतने शांत हो गए कि घर में कुछ हमारा चार भी नहीं रहा, सब घर की मजा खत्म हो गई। हम झगड़ते थे तो बहुत आनंद। गुरुजी बोले कि अरे ये क्या मुसीबत बोल रहे, अभी फिर से झगड़ा शुरू करो। और झगड़ा शुरू किया तो 8 दिन के बाद मुझे मिलने के लिए आ जाओ और बोलो कि अभी हमारा घर बहुत अच्छा, हमारे झगड़े के कारण बहुत अच्छा। नहीं 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 नहीं, झगड़ेंगे। और 8 दिन बाद उन्होंने फिर से आकर बोला कि हमने झगड़े बंद कर दिए। देखो, योग इतना मन शांत कर सकता है। और दोनों पति पत्नी में बहुत अच्छी तरह से एकत्रित आ गए, उनका झगड़ा खत्म हो गया। योग इतना बड़ा काम करता है। अभी देखो, ऐसे झगड़े से मेरा मतलब है ये व्यसन करना, काम न करना, फिर सीढ़ियों से चढ़कर नहीं जाने का, लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, कुछ व्यायाम ही नहीं है, तो आपकी सेहत रहेगी कैसी? योग से रहेगी। ये उत्तर तो मिल गया। व्यसन तो कब तुरंत बंद हो जाता है, योग से 1 महीने के अंदर व्यसन बंद हो जाता है। ये सब बहुत ही हमने अनुभव, बहुत सारे बातों का अनुभव हमने कर दिया है। अभी मेरा मतलब है कि इस प्रकार घर में, और एक मैं आपको बात बताती हूँ, इसलिए महिलाओं का स्वास्थ्य इस प्रकार बर्ताव करने से बिगड़ जाता है। और एक मेरा वकील देवर है, उसने क्या बोला कि भाभी जी, अभी मेरे पास 202 या 250 घटस्फोट के, तलाक के केसेस है मेरे पास। मैं वकील हूँ इन लोगों का अभ्यास करने के लिए, और मैंने देख लिया कि इनके कुछ कारण कॉमन है, सभी सामान्य। ये 250 केसेस में समान कारण मैंने निकाल दिए हैं। और मैं पति पत्नियों को इतना समझाता हूँ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है, तो मैं उन सबको आपके योग विधान में आने का सलाह देने वाला हूँ। अभी उनका झगड़ा, वकील, पैसा सब मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इतना, ये समाज में इतने झगड़े हो रहे। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, इसके कारण मन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण शरीर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और ऐसी लड़कियां यदि पुत्रों को जन्म देती है, किसी बच्चे को जन्म देती है, तो वो बच्चा कैसा रहता है? एक डॉक्टर का फोन आया था मेरे पास, इतने उदाहरण है, कमाल के उदाहरण है। एक डॉक्टर महिला है, अपनी शिक्षिका है, उसने बोला कि हमने बहुत देरी से शादी कर दी, मेरी उम्र भी ज्यादा है, अभी हमें बच्चा हो गया, 2 साल ठीक था, लेकिन अभी 4 बरस का हो गया है। पिछले 2 साल में उसकी पूरी सेहत बदल गई है, बिगड़ गई है। तो उसका कारण भी, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कारण भी मालूम है कि मैंने बच्चा न होने के लिए बहुत दवाइयाँ खाई थी। वो बच्चा उसका बिल्कुल कुछ मतलब क्या मंद बुद्धि हो गया है। वो बहुत रो रही थी कि ये मेरा ही मेरे कारण ही ऐसा मेरा बच्चा हो गया है। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ये मन स्वास्थ्य, शरीर स्वास्थ्य सब बिगड़ जाता है। आपको कुछ समझ में, बड़ों की सुनो, बड़े लोगों की सुनो, तो ये सेहत अच्छी हो सकती है। अभी मैं योग का विषय और विस्तार से आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ उसका। अभी योग और मन स्वास्थ्य, या महिलाओं का स्वास्थ्य, योग और शरीर स्वास्थ्य, योग और बुद्धि का स्वास्थ्य,
और योग और आत्मा की प्रगति। योग से लाभ क्या क्या होते हैं? सभी प्रकार की शक्ति बढ़ती है योग से। ऐसे ही अब हो गया भाषण मेरा। महिलाओं का स्वास्थ्य रखने के लिए जितनी प्रकार की शक्ति आवश्यक है वो सभी शक्ति योग से मिल जाती है। हो गया मेरा व्याख्यान। लेकिन योग कैसे काम करता है इसका थोड़ा सा और तो समझ लीजिए, तो आप योग में आएंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। थोड़ा समझ लीजिए। हमें मालूम है योग से क्या होता है, हम तुम्हारे योग करते, अरे यहाँ आइए मार्गदर्शन ले लीजिए। यदि कुछ आपको परिणाम इसका नहीं मिल गया तो और चर्चा करिए, क्योंकि योग में इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं जो आपको मार्गदर्शक हो सकती है। विस्तार से चर्चा करिए। योग के कारण शरीर को सुदृढ़ता कैसी प्राप्त होती है? शरीर कार्यक्षम हो जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है, शरीर की सभी ग्रंथियां शुद्ध हो जाती है, शरीर की नाड़ी शुद्धि हो जाती है, अंतः शुद्धि हो जाती है। कितनी प्रक्रिया है। देखो ऋषि मुनियों ने अपने शरीर के बारे में इतने छोटे छोटे भागों का विचार किया है। अभी एक नासाग्र दृष्टि करके प्रक्रिया है। हम सामने हमेशा हमारे आंख एक ही दिशा में घूमते रहते हैं, तो नासाग्र दृष्टि इस अग्र की ओर, ये दाहिनी नाक इसकी ओर लाना, बाई नाक इसकी ओर लाना और ये देखना, इसके लिए हमारे आंखों की हलचल बदल जाती है इतनी छोटी सी, और इसके कारण आंखों पर थोड़ा सा तनाव निर्माण हो जाता है और उस जब तक सह लेते हैं तब तक रहना है, ऐसा उसका वर्णन है। तो उसके कारण आंखों की शक्ति बढ़ जाती है। सीधी सी बात है। फिर कर्ण धौती बोला है, ये कान के अंदर ये जो नली है इसको कौन कार्यक्षम रखेगा? योग ही रखता है। योग कर्ण धौती बोलता है इसको। कान भी शुद्ध रखिए, कान के यहाँ का रक्त संचारण जो है, परिसंचरण जो है खून का, वो अच्छा रहता है। तो आसन करने से हमारे शरीर के हर कोशिका तक खून पहुंचाया जाता है, हर सेल तक, हर छोटे छोटे भाग तक खून पहुंच जाता है। और खून में जितने हमारे रक्त में, खून में जितने कुछ आवश्यक द्रव्य है हर शरीर के भाग को मिल जाते हैं और शरीर वो कोशिका अच्छी तरह से काम करने लगती है। वो बोलती है हाँ चलो मैं अभी थकूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं थकती, वो दिन भर काम करो। योग के कारण आपकी सेहत बहुत अच्छी रह सकती है। इस प्रकार खून वहां मिलने के कारण। फिर योग से मन कैसे शांत होता है? अभी देखो, हर कोशिका को या हर सेल को अपना अपना शरीर होता है, अपना अपना मन होता है, उसको जो चाहिए मिलता है। पर्याप्त मात्रा में खून मिल जाने के कारण वो जो कोशिका है छोटी सी, वो बहुत सूक्ष्म है, वो काम करने लगती है, उसका मन शांत रहता है क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल गया है, वो शांत रहती है और मन की शक्ति बढ़ जाती है। मन अधिक उल्लसित हो जाता है। फिर बुद्धि एक और तीसरा भाग होता है। हर शरीर के छोटे छोटे भाग में उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि भी काम करती है। अभी देखो, पर्याप्त मात्रा में खून मिल गया, पर्याप्त मात्रा में प्राणायाम के कारण प्राणवायु मिल गया, प्राणायाम योग की आसन के कारण परिसंचरण बढ़ जाता है। हर स्नायु, हर कोशिका, हर शरीर के हर भाग में तनाव खींचा होने लगता है और वो काम अच्छी तरह से वहां चलता है। तो बुद्धि, अपने दिमाग को भी पर्याप्त मात्रा में खून मिलता है तो बुद्धि भी काम करने लगती है। योग से ये फायदा है। यदि महिलाएं ये सब करेगी तो उनका कमर दर्द 8 दिन में, अपनी बहुत सारी महिलाएं योग के वर्ग में आती है, 8 दिन में कमर दर्द गायब। महिलाओं की और एक शिकायत रहती है, हमेशा उनके कमर में दर्द रहता है, उनका सर दर्द होता है, उनकी पीठ दुखती है और उनके पैर दुखते हैं, सभी भाग शरीर के दुखते हैं। उनके बहुत सारे महिलाओं के पति योग विहार में आते हैं और बोलते हैं कि अरे मेरी पत्नी इतनी बदल गई आपके यहाँ आकर, वो अभी नहीं बोलती मेरा सर दुख रहा है, वो नहीं बोलती मेरे पैर दुख रहे हैं। और उसके पैर के लिए, उसके कमर के लिए, उसके पीठ के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। मैं तो बहुत खुश हूँ आपके वर्ग के लिए। मैं मेरी पत्नी को बोलता हूँ तो हर रोज जा, तू हर रोज जा। तो इस प्रकार सभी महिलाओं ने यदि योगाभ्यास कर दिया तो उनका कमर दर्द, पीठ दर्द, सर दर्द सब गायब हो सकता है। 8 दिन या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन।
उसके बाद उनका कुछ दुखता ही नहीं है, क्योंकि सर्वांगासन में पैर ऊपर रहते हैं, उत्तान पादासन आसन में पैर ऊपर रहते हैं, तो ऊपर से मतलब जो नीचे पैरों की ओर जाने वाला खून ऊपर से पैर ऊपर करने के कारण हृदय की ओर आसानी से आ सकता है, और इस प्रकार चलन बलन अधिक बढ़ जाता है, और ये सब हलचल होने के कारण सभी अपने शरीर में बदल हो जाता है, और इसके कारण सभी पे हमारी कोशिकाएं अच्छी तरह से काम करती है और बोलती है कि चलो हमें खून मिल गया, हम अभी बहुत आनंदित है हमें, तो उनकी बुद्धि भी काम करने लगती है, स्थिर बुद्धि होती है, तेजस्वी बुद्धि होती है, और विवेक का विचार करने की शक्ति बढ़ जाती है। फिर आत्मशक्ति, योग शास्त्र की विशेषता क्या है? शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का भी विचार इस योग शास्त्र ने किया है। सही विचार की दिशाओं में हमारा आत्मा जाता रहता है। सही या गलत, क्या सही है क्या गलत है, इसका विवेक विचार हमारे दिमाग में जागृत होता है, और सभी महिलाओं के अभी देखो सेहत ठीक है तो आप कितना भी काम करने के लिए आसानी से तैयार हो सकते हैं, और अपनी कर्तव्य बुद्धि भी इसके कारण जागृत हो सकती है। विवेक बुद्धि कर्तव्य बुद्धि तक आपको लेके जाती है। इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, और आपको योग के कारण शरीर का सौंदर्य, मन का सौंदर्य, बुद्धि का सौंदर्य और आत्मशक्ति का सौंदर्य, सभी प्रकार का सौंदर्य प्राप्त होता है। अभी आजकल की लड़कियां अपने होठों को रंग लगाती है, वे बाद में वो लिपस्टिक कहाँ जाती है? अंदर पेट में जाती है। आप योगाभ्यास करो, ऐसे कृत्रिम व्यवहार की आवश्यकता नहीं रहेगी, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये लिपस्टिक, उसका जो मोम वगैरह जैसी बातें होती है, जो शरीर में शरीर उसको धारण नहीं कर सकता। अभी हमारी छोटी आंत की छिद्र जो रहते हैं वो बंद हो जाते हैं, इसके कारण ये नाखून रंगाते हैं, नाखून का रंग पेट में जाता है, इससे सेहत बिगड़ जाती है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े शास्त्री आते थे, आयुर्वेद तज्ञ, वो नाड़ी परीक्षा करके लड़कियों को बोलते थे कि तू ये लगाना बंद कर दे, तेरा सब छोटी आंत बड़ी आंत सब ब्लॉक हो गई है, बंद हो गए छिद्र सब, तेरी सेहत कैसी ठीक होगी? तू ये ठीक नहीं करेगी, तेरी सेहत ठीक नहीं रहेगी। वो इस प्रकार ये गलतियां रहती है, तो सेहत के बारे में सोचना है। योगाभ्यास करेंगे ना तो इन सभी बातों का विचार दिमाग में अच्छी तरह से रहने लगता है। सही क्या है गलत क्या है समझने की सोच बढ़ जाती है, इसको ही विवेक बुद्धि बोलते हैं, और योग से ये बुरी आदतें बदल जाती है। महिलाओं के जननेंद्रिय के रोग तुरंत नष्ट हो जाते हैं। 1-2 महीने 3 महीने हमारे यहाँ वर्ग किया ना, योग विद्या गुरुकुल के जो योग प्रवेश और योग परिचय, ये 2 वर्ग करने से महिलाओं की जननेंद्रिय की जो शिकायतें होती है वो तुरंत मिट जाती है। बहुत सारे उदाहरण, 90% हमारा अनुभव है कि ऐसी लड़कियों की सेहत ठीक हो गई है। नाड़ी शुद्धि, अंत शुद्धि, ग्रंथि शुद्धि, और महिलाओं का जो विशेष कार्य है कि ये पूरा सब सृष्टि का क्रम चलाना है, उसके लिए उसकी सेहत बहुत अच्छी रहनी आवश्यक है। 8 दिन पहले मुझे महाराष्ट्र के और एक योग तज्ञ है वसंत चंद्रात्रय करके, उनकी उम्र अभी 87 बरस की है, 87, और उनकी पत्नी है 78 बरस की उनकी पत्नी है। दोनों का मुझे फोन आया था कि पूर्णिमा ते आपको बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, अभी भी हम वर्ग चला रहे हैं, योग के वर्ग हमेशा वो चला रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत सालों बाद उन्होंने मुझे फोन कर दिया कि हमारी उम्र इतनी है लेकिन आनंद की बात है कि हमें आज तक कुछ भी हुआ नहीं है। हमारी हर रोज की 1 घंटे की योग साधना और लोगों को योग सिखाने का काम चल रहा है। हमने आजीवन अपना ध्येय बना लिया है। देखो, जीवन ध्येय सामने है तो आपकी सेहत अच्छी रह सकती है। बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे संतों के उदाहरण है।
या आपके सामने जीवन ध्येय है तो आपकी सेहत अच्छी होती है। लड़कियों के सामने, महिलाओं के सामने अपने जीवन के प्रति एक आध ध्येय होना चाहिए, एक आध उच्च ध्येय होना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि हमारा भारत देश, हमारी भारत माता हमेशा चंद्र सूरज है, चांद सूरज है, तब तक वो स्वतंत्र रहे, कोई भी फिर से इस देश पर आक्रमण नहीं करे। देखो कितना बड़ा ध्येय है हमारे सामने। अभी इतना बड़ा ध्येय पूरा करने के लिए हमें सबको हमारा योग शास्त्र सिखाना है। योग 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 के पीछे हमारे मन में एक अभिमान होना चाहिए। ये देश, इसी देश में जन्मा हुआ शास्त्र है जो हमें सीधी हलचल कैसे करे, शरीर कैसे हिलाए, जो हमें सांस कैसे ले, सांस कैसे छोड़े, जो हमें विश्रांति कैसे ले, शवासन, शिथिलीकरण। शवासन कितना भयानक शब्द है, शववत। शव शब्द हम सामान्य व्यवहार में इसका उपयोग नहीं करते, लेकिन योगासन में या योग शास्त्र में सबसे अच्छा लगने वाला शब्द कौन सा है, अच्छा लगने वाला आसन कौन सा है? शवासन। अरे क्या भयंकर शब्द है ये, विचार करेंगे तो। लेकिन इस आसन से हमारी सेहत एकदम ठीक हो जाती। जितना हो सके शरीर शिथिल रखिए, कुछ काम नहीं। अभी व्याख्यान सुन रहे हैं, शिथिल बैठकर सुनिए, कितना तनाव रहता है। ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, एक पैर इधर एक पैर इधर, ऐसे करके बैठते हैं। आराम से शिथिलीकरण करके बैठिए, कुछ कहाँ नहीं दुखेगा आपका। मन स्वास्थ्य, शरीर स्वास्थ्य, बुद्धि स्वास्थ्य, सब ठीक रहने के लिए योग ही सभी बातें सिखाता है। आसन, ठीक हलचल करो, आपका खून का परिसंचरण बढ़ जाएगा शरीर का। ठीक तरह से प्राण शक्ति अंदर ले लो, प्राणायाम, प्राणवायु अंदर ले लो। आपको कर्बोदक प्राणिल वायु अंदर है तो आप थक जाते हैं, उसको निकालने के लिए प्राणवायु ले लीजिए। तो प्राणायाम सीख लीजिए, श्वसन सीख लीजिए, सेहत अच्छी रहेगी। और जितनी ये आवश्यकता पुरुषों के लिए है, उतनी आवश्यकता महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाओं का पुरुषों का पूरा शरीर एक ही तरीका है, थोड़ा सा फर्क है। अरे ये वो करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसके लिए कुछ अलग ऐसा करो वैसा करो, कुछ नियम है। वो महिलाओं के वर्ग में जब ये महिलाएं आती है तब उनको हम सिखाते हैं। तो सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इनके लिए 4 बातें हैं योग सिखाता है। और ये महिलाओं को भी आवश्यक है। कितना काम करती है, बाहर से आती है दौड़ धूप करके, और चलो ये करो वो करो वो करो, और जल्दी जल्दी करेंगे। अरे जरा थोड़ी धीरे से करना काम तू। नहीं अभी मुझे देरी होगा, आप बीच में मत बोलो, मुझे अभी 5 मिनट के अंदर सब खत्म करना है, तो आप बीच में मेरे ऐसे झगड़ा। अरे थोड़े शांति से रहो, शिथिलता से, मतलब सुखकारक अवस्था में व्यवहार करो, भरपूर प्राणवायु ले लो और भरपूर योगाभ्यास, आसन, व्यायाम करो। तो जितनी समस्याएं मैंने पहले बोली है वो सब खत्म हो जा सकती है। तो इस प्रकार नकारात्मकता जो बढ़ती है महिलाओं के जीवन में, महिलाओं के मन में, वो सकारात्मक होने के लिए योग सबसे महत्वपूर्ण और एकमेव शास्त्र है। हमारी सोच नकारात्मक रहती है, वो सकारात्मक करना अति आवश्यक है। तो इसके लिए अभी मैं योग की यदि प्रक्रियाओं का वर्णन करूंगी ना तो जरा गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए। कैसे है प्रक्रियाएं? सूर्य नमस्कार है। आप सूरज के सामने खड़े रहो, उगते हुए सूरज के सामने खड़े रहो, अपना शरीर सूर्य नमस्कार के कारण हिलाएंगे तो आसन, मतलब खून परिसंचरण बढ़ जाएगा। फिर सूर्य नमस्कार में प्राणायाम भी है। सांस लेना, 1 को सांस लेना है, 2 को छोड़ना है, 3 को लेना है, 4 को रोकना है, प्राणायाम भी है उसमें। मंत्र है सूर्य नमस्कार में। सूरज हमारी शक्ति का पहला एक महत्वपूर्ण भाग है। तो सूर्य नमस्कार से सबकी सेहत, पुरुषों की महिलाओं की, सबकी ठीक होने वाली है। आसन का लाभ मैंने अभी बोला है। सभी स्थिति के, शयन स्थिति के आसन करो, विपरीत शयन स्थिति के आसन करो, खड़े रहकर आसन करो, बैठकर आसन करो, सभी स्थिति के आसन सबके लिए उपयुक्त है। यदि कुछ गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ी सी अलग से आसनों की रचना है, चिंता मत करिए, हम उसके लिए जिम्मेदार है। तो सभी महिलाएं आएंगी तो अपना जीवन बदल सकती है। फिर प्राणायाम की सभी जो प्रक्रियाएं हैं, जलद श्वसन है, दीर्घ श्वसन है, कपाल भाती, ये शुद्धि क्रिया है, अग्निसार शुद्धि क्रिया है, वो करो।
आपका पेट यदि फूल गया है वो ठीक हो जाएगा। ये सभी प्राणायाम के प्रकार और शुद्धि क्रियाओं के प्रकार बहुत ही उपयुक्त है। आकर करके देखो। ऐसे एक छोटे से 40 मिनट में मैं कितना बता सकती हूँ आपको। सिर्फ कल्पना दे दी है कि योग से क्या फायदा होता है। फिर योग निद्रा एक बहुत ही प्रभावी ऐसी उपचार पद्धति हम यहाँ सभी जगह सिखाई जाती है, योग में सिखाई जाती है। ज्यादा देर का शवासन है, उसमें बहुत सारी अलग बातें आती है। उससे भी ऐसे ही अपनी सेहत हम ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ होने लगा, चलो डॉक्टर के पास जाओ, जरूर जाओ, लेकिन थोड़ा सा तो अपना प्रयत्न करो और योग का अभ्यास, योग का सराव आप करेंगे, योग का अभ्यास जारी रखेंगे तो कभी भी आपको तकलीफ ज्यादा बढ़ने वाली ही नहीं है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पड़ती है तो उसका तुरंत ठीक हो जाता है। ये योग का उपयोग है। फिर धारणा, ध्यान, समाधि तक हम लेके नहीं जाते, लेकिन धारणा ध्यान तो सिखाते हैं और ये सीखने के बाद बहुत असर हो जाता है। अभी देखो, मैंने बहुत बोला कि शक्कर कितनी मीठी है और श्रीखंड कैसे लगता है, ये बासुंदी कैसी लगती है, ये लड्डू कैसे लगते हैं। मैंने बोल दिया ऐसा लगता है, वैसा लगता है, वैसा लगता है। अभी हम सबके सामने एक ध्येय होना चाहिए। अभी ये अपने सम्मेलन के कारण हम बहुत अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में लोग एकत्रित आए हैं। जितने लोग आ गए हैं उनके सामने मैं एक जीवन का ध्येय रख रही हूँ। चलो आज ही निश्चय करें। अभी दत्त जयंती, अभी मार्गशीर्ष पूर्णिमा आ रही है 29 तारीख को। उस दिन आप सब लोग काम शुरू कर दीजिए। आज से निश्चय करते रहिए कि हम सब लोग, हमारा पूरा भारत देश, भारत की सभी महिला, पुरुष, बच्चे, सबको योग सिखाएंगे। मोदी जी ने बोला है, हम उनकी सुनेंगे और सबको योग सिखाएंगे और हमारा पूरा भारत और भारत देश की महिलाएं तंदुरुस्त कर देंगे हम। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के व्यक्ति को, सबके लिए अभ्यासक्रम तैयार किए गए हैं। इसकी चिंता मत करो, लेकिन आप सबको योग सिखाने का निश्चय कर दीजिए आज ही। और उसके बाद आपको ये विनती करके मैं रुकने वाली हूँ कि हम सबको योग सिखा के हमारे भारत देश का आरोग्य, शारीरिक आरोग्य, मानसिक आरोग्य, बौद्धिक आरोग्य सभी हम ठीक कर सकते हैं। चलो हम सब लोग, गुरुजी ने या बहुत सारी योग की संस्थाओं ने एक एक पर्वत उठाया है, हम उसको काठी लगाएंगे, अपनी एक काठी लगाएंगे और अपना सब कार्य संभालने के जीवन ध्येय निश्चित करके सेहत वगैरह सब अच्छी रखेंगे। मुझे यहाँ एक मौका दे दिया कि चलो कुछ बड़बड़ करो, तो मेरे जैसी सोच है वैसा विचार मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। हरिओम हरिओम। आपने बहुत कुछ सुना है। पूर्णिमा ताई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है। योग तो सबके लिए है। एक पुराना जमाना था, लोग बोलते थे कि योग केवल सन्यासी करेंगे। बाद में अभी भी हम देख रहे हैं योग पुरुषों के लिए है, महिलाओं के नहीं है। पर आज तो हम इस अवस्था में आ चुके हैं, योग महिलाओं के लिए ज्यादा है। क्योंकि हमारे वर्ग में, चलाते वर्ग बहुत साल से चला रहे, शिक्षक के वर्ग में तो महिलाएं ज्यादा होती है। 20-25 विद्यार्थी होंगे तो उसमें से 20 महिलाएं होती है, 5 पुरुष होते हैं। मतलब महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, तो ये अच्छी बात है। बस असल में तो पुरुष और महिला में ज्यादा कुछ फर्क तो है नहीं। जब तक हम योग का विचार करेंगे तो दोनों के लिए योग है। दोनों के कुछ समस्याएं एक ही होती है और योग से वो सुलझाए भी जाते हैं। कुछ शरीर के लिए कुछ फर्क है, एक 10% फर्क है, बाकी 90% तो एक ही है। तो योग के लिए कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। थोड़ा कुछ फर्क होता है, उसकी चर्चा अभी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो उन्होंने आपको समझाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने खुद महिला है और खुद योग सीखा है। यदि हम बताएंगे योग महिला के लिए अच्छा है तो शायद आप लोग नहीं मानेंगे। तो महिला ही जब बताती है तब तो मानना ही पड़ता है।
तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी ढंग से आप सब लोगों को समझाया है। हम तो चाहते कि इसका असर भी दिखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप योग सीखना शुरू कर दीजिए, तो आप भी सब लोग योग सीखना शुरू कर दीजिए। जिन्होंने सीखा है वो और सीखिए, जिन्होंने सीखा ही नहीं वो सीखना शुरू कर दीजिए। हमारे सम्मेलन का उद्देश्य तो वही था कि पुरुषों ने भी करना चाहिए, महिला ने भी करना चाहिए, लेकिन महिला ने करना चाहिए बताने के लिए महिला ही चाहिए ना हमारे लिए। तो ठीक है भाई, आप समझ तो गए सब लोग, तो योग की साधना शुरू कर दीजिए। आगे आगे सीखते रहिए, स्वयं का विकास करते रहिए और दूसरों का भी विकास करते रहिए। हरिओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरि कर्ता हरि कर्ता हि केवलम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति